भारत में भी ना कमाल के विरोधाभास हैं। एक तरफ हमारे पास कामसूत्र जैसे ग्रंथ हैं, सदियों पुराने, जिनमें यौन आनंद पर कितनी खुलकर बात की गई है, और दूसरी तरफ है आज का भारत, जहां इसी विषय पर बात करना मतलब एक बहुत बड़ा टैबू है। लोग फुसफुसाकर बात करते हैं। सही बात है। और इसी अजीब से विरोधाभास के बीच में एक बहुत बड़ा बाजार बहुत चुपचाप लेकिन उतनी ही तेजी से पनप रहा है, यौन कल्याण का, सेक्सुअल वेलनेस का। जी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। सवाल बहुत सीधा है, भारत में सेक्स टॉयज की असली कहानी है क्या, कानूनी तौर पर, बिजनेस के लिहाज से और समाज की नजरिए से। और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ कानूनी गाइडलाइंस है, एकेडमिक रिसर्च पेपर है, बहुत डिटेल मार्केट रिपोर्ट भी है और कई न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। तो हमारा मिशन है इस उलझे हुए विषय की एक एक परत को खोलना और ये समझना कि भारत में ये बदलाव आ कैसे रहा है। और ये बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत में सेक्स टॉयज रखना या खरीदना कानूनी है? ये सुनने में तो एक सीधा हाँ या ना वाला सवाल लगता है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब बहुत घुमावदार है। घुमावदार कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए, दिक्कत यह है कि भारत में ऐसे कोई खास कानून है ही नहीं जो सीधे सीधे सेक्स टॉयज का नाम लेकर उन्हें बैन करता हो। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है अश्लीलता या ऑब्सेनिटी को लेकर बने पुराने कानूनों में। ये सारे उत्पाद उस दायरे में आ जाते हैं। कौन सा कानून है ये? इसमें सबसे अहम है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 292। ये कानून अश्लील वस्तुओं की बिक्री, उनके प्रचार या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर रोक लगाता है। अच्छा, तो अगर कानून में अश्लील शब्द साफ साफ लिखा है तो फिर ये उलझन क्यों है? उलझन अश्लील शब्द के मतलब में ही है। मतलब? कानून कहता है कि कोई भी चीज अश्लील तब मानी जाएगी जब वो कामुक हो या उसे देखने वाले के मन को भ्रष्ट करने की क्षमता रखती हो। अरे ये तो बहुत ही ये तो किसी की भी नजरिए पर निर्भर करता है। बिल्कुल, यही तो दिक्कत है। एक अधिकारी के लिए जो चीज अश्लील है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। कोई फिक्स नियम नहीं है। समझ गई। मतलब ये पूरी तरह से उस इंसान पे निर्भर करता है जो उस वक्त कानून की व्याख्या कर रहा है। एकदम। और इसी वजह से एक और कानून, कस्टम्स एक्ट 1962 बहुत जरूरी हो जाता है। वो कैसे? उसके तहत कस्टम अधिकारियों को ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि बाहर से आने वाला कोई सामान अश्लील है तो वो उसे जब्त कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए इनका आयात करना इतना मुश्किल है। हाँ, हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द और जोखिम भरा काम रहा है। लेकिन क्या अदालतों ने इस पर कुछ स्पष्टता लाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ऐसे तो बिजनेस करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हाल के कुछ अदालती फैसलों ने इस पूरे खेल को बदलना शुरू कर दिया है। अच्छा। 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया। कस्टम वालों ने कुछ बॉडी मसाजर ये कहकर रोक लिए थे कि असल में सेक्स टॉयज हैं। इस पर कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए सेक्स टॉय नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका संभावित इस्तेमाल उस तरह से हो सकता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अदालत कह रही है कि नियत मायने रखती है। सिर्फ इसलिए कि एक बैक मसाजर का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जा सकता है, वो गैर कानूनी नहीं हो जाता। एकदम सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित ना हो कि वो चीज अपने आप में ही अश्लील है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये विक्रेताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक मामला था शायद। जी, 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने माना कि कस्टम अधिकारियों के फैसले अक्सर मनमाने होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि इन उत्पादों के आयात पर एक समान राष्ट्रीय नीति, यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनाई जाए। वाह! तो अदालत एक तरह से सरकार से कह रही है कि अब बहुत हुआ, अलग अलग अधिकारियों को अपने मन से नियम बनाने देना बंद करो, पूरे देश के लिए एक साफ और सीधा नियम बनाओ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है। तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात यह है कि निजी तौर पर आपसी सहमति से इनका इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। अच्छा। कानूनी जोखिम जनता में बेचने, विज्ञापन करने और आयात करने पर है, व्यक्तिगत इस्तेमाल पे नहीं। तो एक तरफ कानून की दुनिया में इतनी उलझन है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिजनेस ने अपना रास्ता निकाल ही लिया है। बल्कि हमारे स्रोत तो बताते हैं कि बाजार इस उलझन के बावजूद रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। रॉकेट कहना भी शायद कम होगा। एक मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यौन कल्याण का बाजार आज करीब 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
130 करोड़ डॉलर। ये तो कोई छोटा मोटा कोने में चलने वाला बिजनेस नहीं है। नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री है। और अंदाजा है कि 2032 तक ये दोगुना होकर 2.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इसमें इतना बड़ा उछाल कब आया? महामारी के बाद, लॉकडाउन हटने के बाद इनकी बिक्री में सीधे 65% की बढ़ोतरी देखी गई। 65%? जी, इतना ही नहीं, 2020 के बाद से इस फील्ड में काम करने वाली कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई है। ये अविश्वसनीय है। तो ये सब खरीद कौन रहा है? क्या ये सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों का खेल है? पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। बड़े शहर तो सबसे बड़े बाजार हैं ही, लेकिन लखनऊ और जयपुर जैसी टियर 2 शहर भी जोर शोर से इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट में तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। क्या? विजयवाड़ा और जमशेदपुर जैसे कुछ छोटे शहरों में पुरुषों से ज्यादा महिला खरीदार हैं। सच में? ये तो उम्मीद के बिल्कुल उल्टा है। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है या हम अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा यही है कि शायद छोटे शहरों में महिलाओं के लिए ऑनलाइन खरीदारी ही अपनी प्राइवेसी बनाए रखते हुए इन चीजों को खरीदने का एकमात्र तरीका है। ये एक बहुत मजबूत संभावना है। और कुल मिलाकर देखें तो लगभग 64% खरीदार पुरुष हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जब महिलाएं खरीदारी करती हैं तो वो अक्सर ज्यादा महंगे और प्रीमियम उत्पाद खरीदती हैं। अच्छा। और 38% पुरुष अपनी महिला पार्टनर के लिए उपहार के तौर पर फीमेल मसाजर खरीद रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सोच में आ रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर समाज में इतनी झिझक है तो लोग इन्हें खरीद कैसे रहे हैं? 2 चीजों ने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया है। अच्छा? पहला, जैसा आपने कहा, ऑनलाइन बिक्री। 90% से ज्यादा बिक्री ऑनलाइन ही होती है। वजह है प्राइवेसी। सीधी सी वजह है प्राइवेसी। कंपनियां डिस्क्रीट पैकेजिंग का इस्तेमाल करती हैं। मतलब बॉक्स देकर कोई बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या है। बिल पर भी कुछ घुमा फिरा कर लिखा होता है, जैसे पर्सनल मसाजर। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण एक क्रांति जैसा है, क्विक कॉमर्स। मतलब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी सर्विसेज। हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ब्लिंकिट ने सिर्फ नवंबर के महीने में 36.5 करोड़ रुपए के यौन कल्याण उत्पाद बेचे। 36.5 करोड़ एक महीने में? जी हाँ। सोचिए, जब कोई चीज इतनी निजी तौर पर सिर्फ 15-20 मिनट में आपके दरवाजे पर आ सकती है तो ये एक इम्पल्सिव बाय बन जाती है। मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे बस मन किया और ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल, प्लानिंग की जरूरत ही खत्म। ये सुविधा और गोपनीयता का एक बिल्कुल नया स्तर है। तो बाजार में ड्यूरेक्स और मैनफोर्स जैसे पुराने खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नई लहर का फायदा नए स्टार्टअप्स ज्यादा उठा रहे हैं और ये नए खिलाड़ी शायद नियमों को ही बदल रहे हैं। बिल्कुल, पारंपरिक ब्रांड्स का ध्यान ज्यादातर कॉन्डोम या ल्यूब्रिकेंट्स पर ही रहा है, लेकिन ये नए स्टार्टअप्स प्लेजर प्रोडक्ट्स यानी आनंद देने वाले उत्पादों जैसे टॉयज और मसाजर के सेगमेंट पर कब्जा कर रहे हैं। और इनकी रणनीतियां भी पूरी तरह से अलग हैं। हाँ, बहुत अलग। जैसे कि हमारे स्रोतों में कुछ उदाहरण हैं। बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक है बोल्ड केयर। अच्छा। ये पुरुषों के स्वास्थ्य पर फोकस करता है। उन्होंने इस विषय से जुड़ी झिझक को तोड़ने के लिए सेलिब्रिटी पावर का इस्तेमाल किया और रणवीर सिंह को अपना को-फाउंडर बनाया। अरे, इनका तो वो जॉनी सिन्स के साथ भी एक कैंपेन था ना? हाँ, वही। रुकिए, रणवीर सिंह और जॉनी सिन्स एक ही मार्केटिंग कैंपेन में, ये तो सिर्फ झिझक तोड़ने जैसा नहीं है, ये तो उस पर हथौड़ा चलाने जैसा है। हाँ, सोच यही थी कि बातचीत को सामान्य बनाया जाए। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वे पुरुषों के स्वास्थ्य को लेकर एक खुली बातचीत का माहौल बना रहे हैं। और ये तरीका काम कर गया? बिल्कुल कर गया। उस कैंपेन को पहले ही दिन 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। कमाल है। और कोई ऐसा ब्रांड जो महिलाओं या कपल्स पर फोकस कर रहा हो? हाँ, माई म्यूज इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे खुद को सेक्स टॉय ब्रांड नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? बेडरूम एसेंशियल्स। उनके प्रोडक्ट्स देखने में बहुत सुंदर, मॉडर्न और गिफ्ट करने लायक होते हैं। उनका पूरा नजरिया ही इसे एक वेलनेस और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पेश करने का है। इसके अलावा वे अनलर्न नाम से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, जहां वे यौन स्वास्थ्य पर जानकारी देकर एक कम्युनिटी बना रहे हैं। तो एक आम रणनीति जो दिख रही है वो है भाषा का इस्तेमाल। सेक्स टॉय जैसे सीधे शब्द से बचकर पर्सनल मसाजर, वेलनेस डिवाइस या बेडरूम एसेंशियल्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है।
ये कानूनी और सामाजिक दोनों बाधाओं से बचने में मदद करती है। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस का बदलाव नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी है। बिल्कुल। तो इस सांस्कृतिक बदलाव के पीछे असली वजहें क्या हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत की डेमोग्राफिक्स। मतलब हमारी युवा आबादी? हाँ, हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये एक युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट पर पली बड़ी है, जानकारी तक उनकी पहुंच है और वो नई चीजें आजमाने से हिचकिचाते नहीं हैं। और मीडिया का भी इसमें बड़ा हाथ होगा, खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स का। निश्चित रूप से OTT पर आने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में अंतरंगता और यौन संबंधों पर पहले से कहीं ज्यादा खुलकर दिखाया और बोला जा रहा है। तो इससे इन विषयों को लेकर एक सामान्यीकरण हो रहा है। जी, और फिर एक तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा की कमी और जरूरत का मिलना। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, हमारे देश में सही यौन शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 की उम्र से पहले 35% पुरुष किसी न किसी यौन समस्या का सामना करते हैं। अच्छा। तो एक तरफ जानकारी की प्यास है और दूसरी तरफ समाधान की जरूरत। ये नए ब्रांड्स इसी गैप को भर रहे हैं। वे जानकारी भी दे रहे हैं और समाधान भी। ठीक है, तो अब तक हमने कानून और बिजनेस की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों में से एक जो एक अकादमिक रिसर्च पेपर है, एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो इन उत्पादों को अपराध की रोकथाम से जोड़ता है। जी, यह एक बहुत ही गंभीर और विचार करने वाला तर्क है। वो पेपर ये सवाल पूछता है कि क्या सेक्स टॉयज को कानूनी रूप से आसान बनाने और उनकी खुली बिक्री से यौन अपराधों को कम करने में मदद मिल सकती है? ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? ये रिसर्च पेपर कई कड़ियों को जोड़ता है। सबसे पहले ये भारत में बढ़ते यौन अपराधों के परेशान करने वाले आंकड़ों को सामने रखता है। फिर ये इसके कुछ गहरे सामाजिक कारणों की पड़ताल करता है, जैसे पितृसत्तात्मक सोच और जिसे मेल सेक्सुअल एंटाइटलमेंट कहते हैं। मेल सेक्सुअल एंटाइटलमेंट, ये एक भारी शब्द है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है समाज में गहराई से बैठी हुई वो सोच कि एक पुरुष का अपनी यौन इच्छाओं पर एक तरह का हक है और उन्हें पूरा करना समाज या महिलाओं की जिम्मेदारी है। अच्छा। रिसर्च पेपर का तर्क है कि जब इस मानसिकता के साथ स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति यानी हेल्दी सेक्सुअल एक्सप्रेशन के रास्ते या शिक्षा की कमी जुड़ जाती है तो एक खतरनाक हो सकता है। और सेक्स टॉयज इसमें कहाँ फिट होते हैं? परिकल्पना यह है कि जब समाज में यौन इच्छाओं को दबाया जाता है और उन्हें व्यक्त करने के स्वस्थ और निजी तरीके मौजूद नहीं होते तो ये हताशा और आक्रामकता का रूप ले सकता है। तो ये पेपर तर्क देता है कि यौन संतुष्टि का एक निजी और सुरक्षित साधन जैसे सेक्स टॉय उपलब्ध कराने से उन आवेगों को एक सुरक्षित आउटलेट मिल सकता है जो शायद किसी और पर हिंसा के रूप में निकलते। ये एक बहुत ही उत्तेजक विचार है। मतलब ये किसी भी तरह से अपराध को सही नहीं ठहरा रहा, बल्कि अपराध के पीछे की एक मनोवैज्ञानिक वजह को समझकर उसे रोकने का एक संभावित तरीका सुझा रहा है। बिल्कुल, ये अपराध की रोकथाम के लिए एक संभावित मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। क्या इसका कोई सबूत या उदाहरण है? इसका समर्थन करने के लिए शोध पत्र डेनमार्क और जापान जैसे देशों की तुलना करता है। इन देशों में जब पोर्नोग्राफी को कानूनी मान्यता दी गई तो उसके बाद हुई स्टडीज में पाया गया कि बलात्कार जैसे यौन अपराधों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अच्छा। बल्कि कुछ मामलों में जैसे बाल यौन शोषण की रिपोर्ट की गई दरों में गिरावट देखी गई। ये एक जटिल और विवादास्पद तर्क है, लेकिन ये निश्चित रूप से इन उत्पादों की समाज में व्यक्तिगत आनंद से परे भी एक भूमिका हो सकती है। इस पर एक अनूठा दृष्टिकोण देता है। वाह, हमने एक सीधे से कानूनी सवाल से शुरुआत की थी और अब हम बाजार के अर्थशास्त्र, सामाजिक बदलाव और यहाँ तक कि अपराध मनोविज्ञान तक पहुँच गए हैं। यही दिखाता है कि भारत में यौन कल्याण पर हो रही ये बातचीत अब कितनी बहुआयामी हो चुकी है। ये अब सिर्फ पर्दे के पीछे का कोई वर्जित विषय नहीं रहा। सही बात है। ये एक गंभीर बिजनेस सेक्टर है और एक बहुत जरूरी सामाजिक बहस का मुद्दा भी। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारा कानूनी ढांचा जमीनी हकीकत से मीलों पीछे चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ अदालतें हैं जो सरकार पर स्पष्टता लाने के लिए दबाव डाल रही हैं, दूसरी तरफ स्टार्टअप्स हैं जो इसे वेलनेस और लाइफस्टाइल से जोड़कर इसकी पूरी छवि बदल रहे हैं, और तीसरी तरफ एक युवा पीढ़ी है जो इसे खुले दिमाग से अपना रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। और ये हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है।
हमने देखा कि स्टार्टअप्स इसे वेलनेस और आनंद के रूप में ब्रांड कर रहे हैं। अदालतें सरकार पर आयात के लिए एक समान नीति बनाने का जोर डाल रही हैं। तो सवाल ये उठता है, जैसे जैसे यौन कल्याण उत्पाद समाज में और ज्यादा सामान्य होते जाएंगे और कानूनी रूप से परिभाषित होंगे, तो उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या उन्हें मेडिकल उपकरणों की तरह नियंत्रित किया जाएगा, या उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह, या फिर इनके लिए कोई पूरी तरह से नई श्रेणी बनाई जाएगी? और ये फैसला अंतरंगता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ भारत के बदलते रिश्ते के बारे में क्या कहेगा?